हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज फिर इस कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने आपको कोण से संबंधित कुछ बातें बताई थी, उसकी परिभाषा बताई थी कि दो किरणें जब एक प्रारंभिक बिंदु से निकलती हैं, अलग अलग दिशा में चलती हैं, तो वो एक कोण का निर्माण करती है। वो दोनों किरणें उस कोण की भुजाएं या आर्म्स कहलाती हैं। तो हम अब कोणों के प्रकार आपको बताएंगे। कोण कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, देखिए। कोण के प्रकार में सबसे पहले हमने लिया समकोण। इसको इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री का एंगल जो होगा उसको हम समकोण कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। जैसे ये एक रे है और इसके ऊपर दूसरी रे ये खड़ी है। एक किरण के ऊपर दूसरी किरण सीधी खड़ी है, बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट। ये लिखा भी है, एक किरण पर दूसरी किरण सीधी खड़ी हो, तब ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और जो ये निशान लगाया गया है ये दर्शाता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और इसे हम समकोण कहते हैं। जैसे कमरे की दीवारें फर्श के साथ समकोण बनाती हैं। जो हमारा फर्श है कमरे का, ये फर्श के ऊपर ये दीवारें जो सीधी ऐसे खड़ी हैं, फर्श ऐसे है, उसके ऊपर दीवार, सारी दीवार सीधी खड़ी है बिल्कुल, उसको भी हम, वो दीवारें फर्श के साथ भी समकोण बनाती हैं। दूसरा है न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल। जो कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण का कहलाता है। 90 डिग्री से कम, यानी कि जैसे ये किरण खड़ी है सीधी तो 90 है। अगर इस किरण को हम थोड़ा इधर कर दे, जैसे ये कर दिया या ये कर दिया, ये न्यून कोण हो जाए, 90 से कम हो गए, 90 से कम है ये। तो 90 डिग्री से जो छोटा कोण होगा उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण या ऑब्टूज एंगल। जो कोण समकोण से यानी कि 90 डिग्री से बड़ा तथा एक ऋजु कोण जो 180 डिग्री का होता है, ऋजु कोण, उससे छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये एक रे है, इसके ऊपर ये दूसरी रे खड़ी है, क्योंकि यहां अगर सीधी है तो 90 का, और इधर फैल गया 90 से लेफ्ट, थोड़ा घूम गया ये, तो ये हो गया 90 से बड़ा एंगल। या इस ये भी बन सकती है, सिर्फ सीधे खड़ी होती है रे तो था 90, अब थोड़ी या टेढ़ी है तो 90 से ज्यादा कोण बनता है। 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो उसको हम कहते हैं अधिक कोण। ये आपसे अधिक कोण के बारे में कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, जो कोण समकोण से बड़ा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। वो एक अधूरी परिभाषा है, उसके साथ ये जरूर जोड़ो, जो कोण 90 से बड़ा तथा 180 से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद अगला है, ये ऋजु कोण है 4 नंबर पे। ऋजु कोण को सरल कोण भी कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल इसको कहते हैं। जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जैसे ये ये यहां से ओ बिंदु से एक किरण खींची गई है और इसके ऊपर जो ये हाफ सर्कल दिखाया गया है, ये दूसरी किरण इधर है, तो इस हाफ सर्कल में जितना कोण बना उसको कहते हैं हम ऋजु कोण। 5 नंबर पे प्रतिवर्ती कोण, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। जो कोण एक ऋजु कोण यानी कि 180 डिग्री से बड़ा तथा एक संपूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री से छोटा हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे जैसे एक किरण ये है और इस किरण पे दूसरी किरण ये खड़ी है, इधर जो एंगल बना है इस एंगल को हम नहीं लेंगे, बल्कि इस एंगल को लेंगे जो ये यहां से यहां तक है। यानी कि ये जो इसके अंदर एंगल बन गया वो कोण 360 से में से माइनस हो जाएगा। तो उस इस बाहर वाला जो ये कोण दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण।
प्रतिवर्ती कोण में क्या है, जो इन दो रे के बीच में आपको ये कोण दिखाई दे रहा है, ये यहां से यहां तक, ये माइनस हो जाता है 360 में से, और जो बच गया वो प्रतिवर्ती कोण होता है। संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, एक ही दिशा में दो ऋजु कोण या चार समकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। ऋजु कोण होता है 180 का। जब हम 180 घुमाएंगे, जैसे ये 180, इसको दो ऋजु कोण बनाएंगे तो एक ऋजु कोण, और दूसरा बनाएंगे तो पूरा एक सर्कल घूम जाता है। या चार समकोण, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, चार समकोण घुमाएंगे तो पूरा सर्कल घूम जाता है। जिस तरह से हम यहाँ देखिए, ये है, ये एक समकोण, दूसरा समकोण ये, तीसरा समकोण ये, और चौथा समकोण ये। इट मीन्स पूरा सर्कल आ जाएगा, पूरा एक चक्कर बन जाएगा। तो हम ये एक ही दिशा में दो ऋजु कोण या चार समकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। यह एक पूरा चक्कर जो कोण बनाता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे घड़ी है, घड़ी में यहाँ 12 बजे 12 लिखा होता है, तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, जब घड़ी की ये सुई ऐसे चल के पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगी, वो एक 360 डिग्री का कोण बनाएगी, और उसी कोण को हम कहते हैं संपूर्ण कोण। या ये एक रे है, इस रे को ऊपर ये एंगल बनाता हुआ आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा एक सर्कल जो है 360 डिग्री होता है एक सर्कल में, और उसे ही हम संपूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर आपको दी गई है, 5 फिगर, और ऊपर लिखा है कि नीचे दी हुई वक्रों को नंबर 1 खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। आपने बताना है इनमें से कौन सी खुली वक्र है, कौन सी बंद वक्र है। देखने से ही पता लगता है, जैसे ये जेड की जो फिगर बनी हुई है, ये खुली वक्र में आती है। अब ये सेकंड है बी पार्ट। बी पार्ट में हमें ये दिखाई देता है जैसे यहां से खुली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसके अंदर यहाँ मेरी उंगली है, तो अब देखो यहां से कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है, तो ये खुली नहीं, बंद वक्र है। सी में क्या है, हम दिखाई दे रहा है कि यहां से रास्ता है बाहर निकलने का, तो ये खुली वक्र है। ये बंद है, कहीं भी निकल नहीं सकती अंदर से। ये बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है। तो हम लिखेंगे खुली वक्र, खुली वक्र कौन कौन सी है, ए, सी, बस यही है खुली वक्र, ए, सी। और बंद वक्र कौन सी है, बंद वक्र, बंद वक्र में आएगी बी, डी, ई, डी, ई। ओपन कर्व होती है ये खुली, और ये बंद वक्र है, इसको हम कहते हैं क्लोज कर्व। चलिए नेक्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कहा गया कि निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। ए पार्ट में दिया खुला वक्र, यहाँ एक रफ आकृति आपने खुला वक्र बनानी है या बंद वक्र बनाना। अब खुला वक्र आप कोई भी फिगर ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये है, ये फिगर हमें यहीं छोड़ दिए, खुली है। इसमें बंद बनाना है तो हम इसको ही ऐसे बंद बना सकते हैं, ये बंद है। कोई और भी बना सकते हैं, जैसे ये जो है खुला वक्र है, और ये जो है बंद वक्र है। आप कोई भी इसमें खुला, इसमें बंद, वो बनाना है। ये छोटा सा एक क्वेश्चन आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर में छायांकित कीजिए, यानी कि शेडिड कर रहा है उसका अंदर वाला पोर्शन। अभ्यंतर का मतलब है उसका इनर पोर्शन, अंदर का भाग जो है वो हमने छायांकित करना है, शेडिड करना है। कोई भी बहुभुज खींच सकते हैं। अब बहुभुज के लिए आपने पता है बहुभुज क्या होता है, रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति। रेखाखंड ही होने चाहिए,
उसमें, और वो बंद होना चाहिए, उसको हम बहुभुज कहते हैं। वो त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षटभुज भी हो सकता है, और अधिक भुजाओं वाला भी बहुभुज हो सकता है। सबसे कम भुजाओं वाली जो बहुभुज है वो क्या आकृति हमारी त्रिभुज है। तो इसमें हमने एक त्रिभुज बनाई और इसको हम कहेंगे बहुभुज। और इसका जो अंदर का पोर्शन है, इसका नाम भी लिख देते हैं हम, ए बी सी। ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको आपको शेडेड करना है, ऐसे बिल्कुल पूरा कंप्लीट इसको शेडेड कर देना है। या इसमें आप कोई रंग भी भर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, जिससे हमें लगे कि ये शेडेड किया हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, जो ये शेडेड पोर्शन है इसको कहते हैं इनर पोर्शन या अभ्यंतर। ठीक है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर एक अभ्यंतर, और नंबर दो ये इसके ऊपर, यानी कि ये जो साइड्स हैं, अगर इन साइड्स को हम दूसरे कलर से कर दें, दूसरा कलर इन साइड्स पे हम दिखा सकते हैं। जैसे अंदर हमने ब्लू कलर किया तो हम ये रेड कलर से दिखा सकते हैं। जो इसकी साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ये इसका दूसरा पार्ट है, अभ्यंतर से अलग है। ये इसको हम क्या कहेंगे, बहुभुज पर, बहुभुज के ऊपर, या पर भी कह सकते हैं। ये रेखाएं आ गई, ये रेखाखंड ए बी, बी सी और ए सी, सिर्फ ये जो अलग कलर से हम इनको दिखाए वो है बहुभुज के ऊपर। और तीसरा पोर्शन इसमें क्या होता है, जो बाहर का भाग है, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये बाहर का बाह्य पोर्शन होता है इसका। इसको हम आउटर, यानी कि इस बहुभुज से बिल्कुल बाहर जो होता है उसको कहते हैं बाह्य या बहिर्भाग। बहिर्भाग। तो ये तीन पोर्शन आपने याद रखने, किसी भी बहुभुज के अंदर ये तीन पोर्शन होते हैं। एक तो उसका इनर पार्ट जो हमें छायांकित कर रखा है, एक इसके ये जो किनारे जिसको हम बहुभुज के ऊपर या इसके किनारे भी कह सकते हैं, और तीसरा इस बहुभुज से बाहर का जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसको बहिर्भाग कहते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आकृति आपके सामने है और इसको देख के आपने बताना है क्या यह एक वक्र है। हाँ, ये एक वक्र है। वक्र के लिए क्या परिभाषा दी गई थी कि हम अपना पेंसिल या पेन से अपने कागज पे जो कुछ भी खींचते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं या टेढ़े मेढ़े कार्व, जो भी हम खींचते हैं वही वक्र है। तो ये भी ऐसे ही खींची गई है हाथ से, तो इसको हम कहेंगे हाँ, ये वक्र है। दूसरा है, क्या यह बंद है। हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल ये क्लोज्ड है, कहीं इसके अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये बंद है। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसे भी देखें। रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। ए में दिया है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, वो बनाना आपने। अब बहुभुज नहीं है, बहुभुज में क्या होता है, सारे रेखाखंड होते हैं और बंद आकृति होती है। इसमें भी ये तो कह दिया कि बंद है, लेकिन बहुभुज नहीं होना चाहिए। बंद तो हो परंतु बहुभुज ना हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये बना दिया मैंने, ये तो एक खुला वक्र है, इसको बंद कर दो। बंद करने के लिए मैंने यहां से ऐसे ही बंद कर दिया इसको। अब इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुभुज में केवल रेखाखंड होते हैं,
जैसे ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, लेकिन ये रेखाखंड नहीं है, इसलिए इसको बहुभुज नहीं कहेंगे और ये बंद वक्र है। दूसरा है केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली आकृति, खुली हो, रेखाखंडों से बनी हो, यानी कि ये जो मैंने यहाँ थोड़ा एक कर्व दिखाई गई है, ये ना हो, उसमें केवल रेखाखंड हो और खुली हो, बंद भी ना हो। इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे ये रेखाखंड है, ये खुली है, ये जेड बना दिया, डब्ल्यू भी बना सकते हो आप, ऐसे बना दिया, ये भी खुली है और इसमें सारे रेखाखंड है। दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। अब बहुभुज को आपने पता है, ये बहुभुज क्या होता है, केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। और इसमें क्या है, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज होता है। इसमें क्या क्या है, दो भुजाओं वाला कोई बहुभुज हम बना नहीं सकते, कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए, उससे कम भुजाओं का हम कोई भी बहुभुज नहीं बना सकते, इसलिए इसमें लिख देंगे संभव नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ समाप्त होती है। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।